Hello everyone, welcome to my channel. I'm doing a video lecture series on Indian Evidence Act. In the previous video, we finished section 8. Now let's start with section 9. So section 9 is about facts necessary to explain or introduce relevant facts. Let's read section 9, open your Bare Act. Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose. तो सेक्शन 9 में बहुत सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है. सेक्शन 9 डील्स विद द रेलेवेंसी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स. चलिए देखते हैं क्या क्या रेलेवेंट है. फर्स्ट इज वो फैक्ट्स जो फैक्ट्स इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं. वो फैक्ट्स जो सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं और या किसी इन्फ्रेंस जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से ड्रॉन हो रहा है उसको सपोर्ट या रिबट करते हैं. फैक्ट्स विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन, किसी चीज़ की या किसी पर्सन की कोई फैक्ट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा है वो भी रेलेवेंट होगा. या फैक्ट जो टाइम या फेक प्लेस या टाइम फिक्स कर रहा है इन विच द फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड. वो फैक्ट्स जो रिलेशन ऑफ पार्टीज बताता है बाय हुम सच फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड. तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे सेक्शन 9 में. चलिए एक एक करके देखते हैं इन सबको. सो फर्स्ट इज फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. अब कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें अगर हम सेपरेटली देखें यानी अलग से देखें, उन्हें हम अलग से कंसिडर करें अलोन फ्रॉम अदर एविडेंस, देन दे वोंट अमाउंट टू एनीथिंग. उनका कुछ ऐसा मीनिंग नहीं होगा अगर हम उन्हें अलग से देख रहे हैं. लेकिन अगर हम इन्हीं फैक्ट्स को किसी और फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करें जो केस में प्रूव हो चुके हैं, नाउ सच फैक्ट्स विल एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट दोज फैक्ट्स विच आर प्रूव्ड. अब ये जो फैक्ट्स प्रूव हो चुके हैं केस में या केस के जो फैक्ट इन इशू हैं या रेलेवेंट फैक्ट हैं, ये फैक्ट्स इनको अगर हम कनेक्ट कर दें उन दूसरे फैक्ट्स के साथ तो वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे. सो दैट्स वाई दीज आर रेलिवेंट. तो ये होते हैं एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स. अब एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स बोले, एक्सप्लेनेटरी एविडेंस बोले, सेम थिंग. सो दीज एक्सप्लेनेटरी एविडेंस they are not relevant in itself. मतलब ये अपने आप में ही रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हीं फैक्ट्स को, इन्हीं एविडेंसेस को किसी और फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करें या किसी और फैक्ट्स के साथ कंसिडर करें तब वो रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये उन दूसरे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं. दे एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. सो सच एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ए पे चोरी का इल्ज़ाम लगा होता है. ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी लेके जो भी चोरी का सामान होता है अपनी वाइफ के पास जाता है, बोलता है कि ये इस चोरी के सामान को, ये स्टोलन प्रॉपर्टी, इसे तुम कहीं छुपा दो. सो नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ ए कि तुम ये जो लो प्रॉपर्टी और इसको जाके कहीं छुपा दो, ये रेलेवेंट होगा क्योंकि अब ये इसका स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि ए के पास क्या रीजंस थे कि उसने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी को छुपाने बोला. ये फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों उसने बोला कि छुपा दो. मीन्स ही हैज़ अ रीज़न क्योंकि उसने चोरी की थी. सो दिस इज़ एन एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, सो इट विल बी रेलेवेंट. नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. ये होते हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स. अब प्रैक्टिकली तो ये इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में डायरेक्ट जंप कर जाते हो मेन फैक्ट्स में. आप कोर्ट में जाते हो तो आप डायरेक्टली मेन फैक्ट्स जो मेन इंसिडेंट है उसको तो सुनाना शुरू नहीं कर देते हो. जज को पहले आप कुछ इंट्रोडक्टरी मैटर बताते हो, कुछ इंसिडेंट बताते हो विच लेड अप टू द मेन इवेंट, कि कैसे क्या हुआ जिससे ये हमारा मेन इवेंट है, जो मेन इंसिडेंट है, जो इशू है, यहाँ तक बात पहुँची. तो आप पहले वो सर्कमस्टांसेस बताते हो. सो दीज आर इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स and that's why they are relevant.
these introductory facts they supply the missing link. Now for example एक क्वेश्चन है कि whether this document is a will of A. तो अब ये जो फैक्ट्स की जब ए विल बना रहा था, जब विल एग्जीक्यूट होने वाली थी, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ की व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या कंडीशंस थी, जो फैमिली में लोग थे उनके कैसे रिलेशंस थे, उनकी क्या स्टेट थी, कौन क्या करता था, कौन कहाँ रहता था. तो ये सब फैक्ट्स ये रेलेवेंट होंगे बिकॉज दे आर इंट्रोडक्टरी नेचर. ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस कि क्यों बनाई विल ने ए, क्या व्हाट लेड अप टू द फैक्ट्स इन इशू, जो मतलब कि ए की ये विल ए की है या नहीं. नाउ फॉर एग्जांपल ए ने बी पे इस डेफेमेशन का सूट फाइल कर दिया, तो यहाँ पे कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन ए और बी के क्या रिलेशन थे, क्या ए और बी में क्या डिस्प्यूट था, या और वेदर, हाँ मतलब सेम थिंग, या ए और बी के फैमिली रिलेशंस कैसे थे. सो ऑल दीज फैक्ट्स आर इंट्रोडक्टरी नेचर. दे आर इंट्रोड्यूसिंग द सर्कमस्टांसेस कि व्हाट हैज़ लेड ए टू फाइलिंग द डेफमेशन अगेंस्ट बी. सो ये भी रेलिवेंट होंगे. नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्स विच सपोर्ट एंड फैक्ट्स विच rebut एन इन्फ्रेंस suggested by fact in issue or relevant fact. Now there are certain classes of facts. कुछ ऐसे facts के कुछ ऐसे classes भी होते हैं which are neither relevant as fact in issue nor as relevant fact. ना ही वो relevant होते हैं as fact in issue, ना ही relevant होते हैं as relevant fact, लेकिन वो fact support करते हैं किसी कोई inference जो fact in issue या relevant fact suggest कर रहा है. दे सपोर्ट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू, तो इसलिए वो रेलिवेंट हो जाते हैं. सिमिलरली अगर कोई फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता है किसी इन्फ्रेंस को जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए पे इल्ज़ाम लगा होता है ऑफ कमिटिंग अ रॉबरी. काफ़ी बड़ी चोरी हुई होती है सपोज इन दिल्ली, एंड ए इज़ अक्यूज ऑफ कमिटिंग दैट रॉबरी. ए पे इल्ज़ाम लगा कि ए का भी उस रॉबरी में हाथ है, लेकिन ये फैक्ट पता चलता है कि सून आफ्टर द रॉबरी के कुछ ही घंटे बाद ए इज़ ऑन अ फ्लाइट टू चेन्नई. अगर दिल्ली में रॉबरी हुई है, ए शहर छोड़ के भाग रहा होता है एंड ही इज़ ऑन अ फ्लाइट टू चेन्नई, और कुछ ही देर में वो चेन्नई पहुंच जाता है, दूसरे शहर. तो अब दिस फैक्ट कि सून आफ्टर द रॉबरी ए शहर छोड़ के चला जाता है और दूसरे शहर में मिलता है, दिस इज़ सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस कि ज़रूर कुछ इसमें रॉबरी से लेना देना है. इट हैज़ सम कंसर्न्स विद द ऑफेंस एंड ज़रूर एक का रॉबरी में हाथ है. सो दिस फैक्ट विल बी रेलिवेंट बिकॉज इट इज़ सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस और इट इज़ सपोर्टिंग एन इन्फ्रेंस suggested by the fact in issue. अब सपोज ए एविडेंस दे देता है कि मैं इसलिए गया था चेन्नई क्योंकि मेरा बहुत ही अर्जेंट वर्क था, मेरा बिजनेस है वहाँ पे, या जो भी कुछ एनी वैलिड रीज़न दे देता है कि मैं इसलिए गया था चेन्नई क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम था, और ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये रीज़न वैलिड है. सो नाउ दिस फैक्ट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट क्योंकि अब ये रिबट कर रहा है इस इन्फ्रेंस को कि ए का चोरी में हाथ है. सो दिस फैक्ट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट बिकॉज इट इज़ रिबटिंग एन इन्फ्रेंस विच इज सजेस्टिंग कि ए का रॉबरी में हाथ था. Now next is facts which establish the identity of anything or person whose identity is relevant. Those facts will be relevant. अब अगर कोर्ट को किसी पर्सन या किसी चीज़ की आइडेंटिटी पता करनी है, तो वो फैक्ट्स जो उस पर्सन या चीज़ की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे. यहाँ पे किन दो चीज़ों की आइडेंटिटी की बात हो रही है? आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स. किसी चीज़ की, किसी सामान की या किसी पर्सन की. किसी पर्सन की आइडेंटिटी कैसे स्टैब्लिश करेंगे? उस पर्सन के एविडेंस से जो वो उस पर्सन को जानता हो, जिस पर्सन की बात हो रही है, या उसने उस पर्सन को वो कहीं देखा हो, पहले से उसकी आवाज़ सुनी हो, ठीक है, तो उस पर्सन के एविडेंस से
जो इस पर्सन को जानता हो या उसने देखा हो या उसकी आवाज़ सुनी हो, उससे वो उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, शॉर्ट में आई विल राइट TIP। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल में इसको हम समझेंगे। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये क्या होता है कि जहाँ पे खूब सारे एक लाइन से पर्सन्स को खड़ा कर दिया जाता है, 5-6 लोगों को, जितने भी लोगों को, और उसमें से एक अक्यूज़ड होता है और विटनेस को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये इनमें से कौन अक्यूज़ड है। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और क्या मेथड्स हैं और क्या तरीके हैं जिससे हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी पता कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस पर्सन की बॉडी में कहीं कुछ मार्क्स हैं, कुछ निशान हैं, या उस पर्सन की हाइट हमें पता है, उसकी हाइट कैसी है, कितनी है, उस पर्सन की वॉइस कैसी है, या उस पर्सन की बॉडी में कहीं टैटू है, या वो पर्सन कुछ कहीं पियर्सिंग है उसकी बॉडी में, या उस पर्सन वो रिंग्स पहनता है, कोई ज्वेलरी पहनता है, ब्रेसलेट पहनता है, या वो पर्सन का सपोज़ कोई एक्सीडेंट हुआ था तो वो लिम्प करके चलता है, या उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ निशान है बॉडी में, या वो जनरली एक पर्सन किसी उसका स्टाइल है, वॉकिंग चलने का स्टाइल है। तो इन सब चीज़ों से दीज आर सम पेक्यूलियर फीचर्स जिससे हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सपोज उसकी फिंगर्स, एक पर्सन की फिंगर मिसिंग है या किसी पर्सन की 6 फिंगर्स हैं। ओके, देयर इज़ वन मोर मेथड which is called skull superimposition test. स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी पर्सन की बॉडी मिलती है बट वो डिकम्पोज हो चुकी होती है, सो दैट मीन्स हमें स्केलेटन मिलता है किसी पर्सन का। सो हम क्या करेंगे, उस स्केलेटन की फ़ोटोग्राफ लेंगे और हमें जो पर्सन सस्पेक्टेड है कि इस पर्सन का ये स्केलेटन हो सकता है, जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उस पर्सन का फ़ोटोग्राफ लेंगे और कंप्यूटर में रन करेंगे स्कल की फ़ोटोग्राफ और उस पर्सन की फ़ोटोग्राफ जिसकी हमें लगता है कि उस पर्सन का स्कल है या स्केलेटन है ये। तो अगर इफ़ द स्कल सुपर इम्पोज्ड, तो यानी अगर वो फ़ोटो, दोनों फ़ोटो, स्कल की फ़ोटो, पर्सन की फ़ोटो मैच हो जाती हैं, सो इट मीन्स इसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर देता है कि ये स्कल इसी पर्सन का हो सकता है, स्केलेटन। बट स्कल सुपर इम्पोजिशन टेस्ट इज़ नॉट अ परफेक्ट टेस्ट। क्योंकि कई पर्सन का स्कल एक जैसा हो सकता है, बहुत सारे पर्सन के स्केलेटन एक जैसे हो सकते हैं, तो सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट टेस्ट। बट हाँ, अगर इससे एटलीस्ट ये इस्टेब्लिश हो सकता है कि अगर मैच नहीं हुआ, सो ये तो पता चल जाएगा कि डेफिनेटली उस पर्सन का स्केलेटन नहीं है। सो व्हाट इज़ द परफेक्ट टेस्ट? DNA टेस्ट। DNA टेस्ट इज साइंटिफिकली एक्यूरेट, इट इज़ साइंटिफिकली परफेक्ट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर हम विदाउट स्कल इम्पोजिशन टेस्ट, हमें किसी पर्सन की बॉडी मिलती है, स्केलेटन मिलता है, हम उसका DNA मैच करके पता कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के कुछ और भी तरीके होते हैं अपार्ट फ्रॉम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, या अभी हमने जो पढ़ा कि स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, ये सब। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो बाय विच अ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड। देर इज डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में विटनेस अक्यूज को पहले से ही जानता होता है। यहाँ पे विटनेस knows the accused from before. In direct identification, accused is not a stranger to the witness. Witness उसे पहले से जानता होता है। Direct identification is also known as testimonial identification. Testimonial identification.
ये आप नोट कर लीजिएगा। दिस रिमेंबर दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना होता है कि अक्यूज्ड पहले से ही जानता हो, विटनेस अक्यूज्ड को पहले से जानता होता है। नाउ नेक्स्ट इज circumstantial identification. In circumstantial identification, here the witness he does not know the accused from before. यहाँ पे witness नहीं जानता होता है पहले से, but लेकिन witness को opportunity मिल जाती है accused को देखने की। For example, अगर accused कोई crime commit कर रहा होता है और कोई दूसरा person जो witness होता है वहाँ पे present होता है और उसने accused को देखा होता है, तो यहाँ पे ये person जो witness है जिसने accused को देखा है वो उसे identify कर सकता है on the basis of his memory. So here witness identify the accused on the basis of his memory. वो अक्यूज को जानता नहीं है बट अक्यूज को देखा होता है, इसलिए वो अक्यूज को अपनी मेमोरी से पहचान सकता है। तो यहाँ पे उस विटनेस का एविडेंस रेलेवेंट होगा। नाउ प्लीज़ नोट कि ये सेक्शन 9 इट ओनली डील्स विथ सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन। सेक्शन 9 डज नॉट डील विथ डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ओके, सेक्शन 9 में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन की बात होती है कि जहाँ पे अक्यूज नहीं जानता है विटनेस को पहले से, विटनेस अक्यूज को नहीं पहचानता है पहले से। Okay, so please note कि section 9 does not deal with direct identification, it only deals with circumstantial identification. Now, how will we establish the identity of anything? तो अगर किसी चीज़ की आइडेंटिटी establish करनी है तो हम कैसे करेंगे? For example, अगर आपकी कोई रिंग गुम गई है तो वो रिंग अगर पुलिस को मिलती है तो आपको बुलाया जाएगा पहचानने को कि आप ही की रिंग है, तो आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या रिंग में कुछ मार्क्स होंगे, कुछ इनिशियल एनग्रेव्ड होंगे, उसमें कहीं स्क्रैच होगा रिंग में, कुछ कलर ऐसे गोल्ड की है, सिल्वर की है, प्लैटिनम की है, ऐसे। सो जो फीचर्स होंगे रिंग के उससे आप आइडेंटिफाई करोगे। अब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कैसे करोगे, जो उस चीज़ के फीचर्स होंगे आप उससे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ़ोन गुम गया है और पुलिस को, और जिस पर्सन ने आपका फ़ोन चोरी किया होता है वो पर्सन पकड़ा जाता है, पुलिस आपको बुलाती है और आपको अपना फ़ोन आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका ही है नहीं, तो ऑब्वियसली आपका फ़ोन नंबर होगा, उसमें सिम लगा होगा, फ़ोन का कुछ कवर होगा जिससे आप पहचानोगे आपका फ़ोन है, फ़ोन में कुछ कहीं स्क्रैच होगा या कैमरा टूटा होगा, तो कुछ ऐसे पेक्यूलर फीचर्स होंगे फ़ोन के जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका फ़ोन है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था जहाँ एक मर्डर और रॉबरी का केस था, तो जो रॉबरी का सामान था, जितना भी चोरी का सामान था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो डिसीज्ड पर्सन है, जो पर्सन मरा है ये उसी का सामान है, उसके लिए जो लेडी ऑफ द हाउस थी, घर की औरतें थी, उनको बुलाया गया, क्योंकि जो सामान, वो डिसीज्ड एक लेडी थी जिसकी डेथ हुई थी, वो भी एक लेडी थी, और उसके सामान था साड़ी, ज्वेलरी, ये सब रॉबरी का चोरी का सामान था। एक्सपेंसिव सिल्क साड़ीज़ थी, ज्वेलरीज थी, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज। तो लेडीज़ ने बताया कि ये, हाँ, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये सारी ये ज्वेलरी इस डिसीज्ड की ही है। सो यहाँ पे इस लेडी का एविडेंस, ये स्टेटमेंट, इट वाज रेलेवेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि बिकॉज लेडीज़ हैव अनकैनी सेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ओन थिंग्स, या किसी और लेडी की जो चीज़ें हैं वो पहचान जाती हैं, वो देखती हैं डेली कि इसने आज ये साड़ी पहनी, इसने ये ज्वेलरी पहनी, सो दे हैव दिस अनकैनी सेंस। तो ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टू आइडेंटिफाई एनी थिंग्स। जो उस केस में रेलेवेंट होगा, वो फैक्ट जो आइडेंटिफाई करता है उस चीज़ को, वो रेलेवेंट होगा। नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच द फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड। तो वो फैक्ट्स जो कोर्ट को हेल्प करेंगे टाइम या प्लेस फिक्स करने में, जिस वक्त या जिस जगह कोई इंसिडेंट अकर हुआ या मेन इवेंट अकर हुआ, सो
those facts will be relevant. So facts which help the court in fixing the time or place for the happening of facts in issue or happening of a relevant fact, those facts will be relevant. फैक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब अक्यूज्ड एलिबाई प्लीड करता है. एलिबाई मीन्स व्हाट इज द डिफेंस ऑफ एलिबाई, कि जब ऑफेंस कमिट हुआ अक्यूज्ड उस वक्त कहीं और प्रेजेंट था, ही वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स, किसी और जगह प्रेजेंट था, तो वो क्राइम कैसे कर सकता है, वो ऑफेंस कैसे कर सकता है. सो दिस इज अ प्ली ऑफ एलिबाई. नाउ फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर कर दिया और ये फैक्ट कि जब ए का मर्डर हुआ बी उसी जगह पे था या उस प्लेस के आसपास था, ही वॉज नियर दैट प्लेस, ये फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये फिक्स कर रहा है कि बी जो अक्यूज्ड है वो कहाँ पे था, वे ही वॉज प्रेजेंट. या जिस वक्त जो फैक्ट अगर वो टाइम ऑफ डेथ फिक्स कर रहा है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा कि किस टाइम पे ए की डेथ हुई. फॉर एग्जांपल अगर ए की डेथ हुई 10 बजे, सुबह 10 बजे दिल्ली में, और ये प्रूव हो जाता है कि उस 10 बजे सेम डे 10 AM दिल्ली वॉज इन बी वॉज इन चेन्नई, तो यहाँ पे दिस फैक्ट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट क्योंकि ये ऑब्वियसली ये प्रूव कर रहा है कि जब बी वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो सकता तो मर्डर कैसे कर सकता है. सो ऑल दीज फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम एंड प्लेस विल बी रेलिवेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये फैक्ट कि जहाँ पे मार्क्स के स्ट्रगल मिले हैं, ब्लड स्टेन्ड जहाँ पे खून के निशान मिले हैं, वो फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे क्योंकि उससे ये फिक्स कर रहा है कि ये क्राइम सीन है, इसी जगह पे क्राइम हुआ होगा. सो दिस फैक्ट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट. नाउ नेक्स्ट इज फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड. तो अगर कोई भी फैक्ट किसी दो पार्टीज़ या पर्सनस के बीच का रिलेशन शो कर रहा है वो भी रेलिवेंट होगा. उन पर्सन या पार्टीज़ का बाय whom द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट वॉज ट्रांजैक्टेड, उनके बीच का कोई रिलेशन अगर कोई भी फैक्ट शो कर रहा है दैट विल बी रेलिवेंट. फॉर एग्जाम्पल ए बी के अगेंस्ट एक डेफेमेशन सूट फाइल करता है, सपोज लिबेल का केस फाइल करता है बी के अगेंस्ट, तो कोई भी फैक्ट अगर ये शो कर रहा है कि ए और बी के बीच में ऑलरेडी एक डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट का कोई प्रूफ है, या ये फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे. या कोई भी फैक्ट जो ए और बी के रिलेशंस कैसे हैं वो प्रूफ करता है वो भी रेलेवेंट हो जाएगा. अब हम नाउ सपोज हाउ विल वी प्रूव अ मैरिज, तो हम या तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, मैरिज का कोई शादी का कार्ड है, फ़ोटोज़ होंगी शादी की. सो these facts will become relevant because they show the relation between two parties. नाउ फॉर एग्जाम्पल निकाह में अगर हमें निकाह प्रूफ करना है अंडर मुस्लिम लॉ, तो यहाँ पे जो काजी की टेस्टिमनी है वो रेलेवेंट हो जाएगी, जो गेस्ट आए थे उनकी टेस्टिमनी रेलेवेंट हो जाएगी, फैमिली की, रिलेटिव्स की. अगर हमें कोई फैक्ट प्रूफ करना है कि क्या ए और बी साथ में कोहैबिट करते थे, क्या वो साथ में रहते थे, तो हमें ये प्रूफ करने के लिए जो नेबर्स हैं उनकी टेस्टिमनी, नेबर्स और उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिलीज़ कैसे उनकी जो स्टेटमेंट्स है कि उन्होंने कैसे देखा है ए और बी को, क्या उन्होंने देखा है साथ में रहते हुए या अलग अलग रहते हुए या हमेशा वो लोग लड़ते थे. सो उनकी टेस्टिमनी और स्टेटमेंट यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगे. अगर हमें घर के अंदर किसी दो पर्सन्स के का रिलेशंस पता करना है तो वहाँ पे टेस्टिमनी ऑफ सर्वेंट्स, क्योंकि सर्वेंट्स आप देखते हैं दे ऑब्जर्व एवरीथिंग, सो उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा, या उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स का स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा. सो दीज फैक्ट्स, सो फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, दोज फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट. नाउ लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशंस. फर्स्ट इज द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए. क्या ये डॉक्यूमेंट ए की विल है? तो वो सारे फैक्ट्स जो शो कर रहे हैं कि ए की व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, या उसकी फैमिली की क्या स्टेट थी, ए की प्रॉपर्टी की क्या स्टेट थी जब विल बनी थी या विल एग्जीक्यूट हुई थी, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि वो सारे फैक्ट्स शो करेंगे. दोज फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट एज इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स. वो इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस से दैट लेड टू ए मेकिंग हिज विल, ए ने क्यों अपनी बनाई होगी, वो सारे फैक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या रीज़न था कि ए ने विल बनाई या क्या सर्कमस्टांसेस थे जब ए ने विल बनाई. सो दीज विल बी रेलेवेंट एज इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स. नेक्स्ट इज, ये एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं. ए बी के अगेंस्ट लिबेल का सूट फाइल कर देता है फॉर डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट टू ए. यहाँ पे बी अफर्म करता है
कि जो भी लिबेलस मैटर है वो ट्रू है, यानी जो भी बी ने पब्लिश किया है वो सब ट्रू है। यहाँ पे ए बी ऐसा एलिज कर रहा है। तो अब ए और बी जो भी पोजीशंस थे या रिलेशंस थे उनके बीच, जब लिबेल पब्लिश हुआ वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो शो कर रहे हैं रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। they will be relevant as introductory facts and also as facts showing relation between two parties, so they will be relevant। लेकिन यहाँ पे ये फैक्ट कि उनके बीच कोई डिस्प्यूट था वो भी रेलेवेंट होगा अगर वो डिस्प्यूट दैट लेड टू द पब्लिशिंग ऑफ लिबेल। लेकिन अगर कोई उनके बीच ऐसा डिस्प्यूट था जो कि लिबेल से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ अनकनेक्टेड विथ लिबेल, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दे आर ऑल्सो बिजनेस पार्टनर्स, तो उनका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है विच डजेंट अफेक्ट देयर पर्सनल रिलेशन, तो वो यहाँ पे दिस इज दैट फैक्ट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर लिबेल हियर, सो वो फैक्ट इररेलेवेंट होगा। लेकिन अगर वो डिस्प्यूट ऐसा है जिससे उनके रिलेशंस इफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ए ने लिबेल भी फाइल किया हो, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। So the fact should be relevant in relation to fact and issue or relevant fact. Now A is accused of a crime, ये एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं कि क्राइम होने के बाद ही A भाग जाता है, अपना घर छोड़ के भाग जाता है। दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट एज कंडक्ट, सबसीक्वेंट कंडक्ट, बिकॉज इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द फैक्ट्स एंड इशू। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था ये। नाउ सो द फैक्ट की एट द टाइम ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस, ये भी हम देख चुके हैं कि अगर ये प्रूव कर दे कि जब वो शहर छोड़ के इसलिए गया क्योंकि उसके पास कोई इंपॉर्टेंट या अर्जेंट बिजनेस था, सो दैट फैक्ट विल ऑल्सो बिकम रेलिवेंट। सो दिस ऑल्सो शोज, ये एज अ रेलिवेंट हो जाएगा, इट सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट एंड इशू। तो अगर ए प्रूव कर दे कि उसको कोई अर्जेंट बिजनेस था, सो दिस फैक्ट इज रिबटिंग द इन्फ्रेंस कि ए का कुछ क्राइम में हाथ है। सो दिस विल बी रेलिवेंट एज फैक्ट्स सपोर्टिंग और रिबटिंग any reference suggested by fact and issue. Now A B को सू करता है कि B ने C को इंड्यूस किया है कि A के साथ जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक कर दे। तो C जब A की सर्विस छोड़ के जा रहा होता है, वो A से बोलता है कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि B ने मुझे बेटर ऑफर दिया है। सो दिस स्टेटमेंट ऑफ C कि जब मैं ये तुम्हारी सर्विस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बेटर ऑफर दिया है B ने, ये रेलेवेंट हो जाएगा बिकॉज दिस इज एक्सप्लेनिंग C's कंडक्ट। ये बता रहा है स्टेटमेंट कि क्यों C A की सर्विस छोड़ के जा रहा है। सो दिस इज रेलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। नेक्स्ट इज, ये अभी हम देख चुके हैं कि A इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, A पे चोरी का इल्ज़ाम लगा है, उसने अपनी स्टोलन प्रॉपर्टी B को दी, B ने वो प्रॉपर्टी A की वाइफ को दे दी और A की वाइफ को डिलीवर करते वक्त A की वाइफ से बोला कि A ने उसे बोला है कि तुम उसे छुपा दो। सो द स्टेटमेंट ऑफ B टू A's वाइफ, जो ये B A की वाइफ से बोल रहा है कि तुम उसे छुपा दो, ये रेलिवेंट हो जाएगा एज एक्सप्लेनेटरी फैक्ट कि क्यों ये A की वाइफ को बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी को छुपा दो। सो ये से एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ये प्रॉपर्टी चोरी की है। सो दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी फैक्ट। A इज राइट फॉर राइट, यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि ही इज़ मार्चिंग एट द हेड ऑफ अ मॉब, वो एकदम मॉब के आगे चल रहा है, लीड कर रहा है मॉब को, और जो क्राइज ऑफ द मॉब है वो रेलिवेंट हो जाएंगी एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। सो विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 9। सेक्शन 9 में अभी टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन परेड का टॉपिक बचा हुआ है, जिसे हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बट आई होप अभी तक हमने सेक्शन 9 में जो कुछ भी पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया हो। काफ़ी सिंपल है सेक्शन 9, कुछ चीज़ें हैं बस, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हैं। आई होप वो आपको क्लियर हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स स्टार्ट विथ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। थैंक यू।